बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स थी। 6 माह से उस हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड में एक लड़की जेरे इलाज थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी, मगर उसकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब थी। मैं जब जब उसे देखती मुझे उस पर बहुत तरस आता। उसके लवाहिकीन जो कि हफ्ते बाद उससे मिलने के लिए आते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि इसकी ये हालत कैसे हुई, तो उस लड़की की बहन ने बताया कि हमारी बहन कातला है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी एक ट्रेन की तरह है। यहाँ भी हमें बहुत से लोग मिलते हैं और बहुत से बिछड़ते हैं, मगर कुछ लोग और कुछ चेहरे हमें यहाँ ऐसे मिलते हैं जो मिलकर बिछड़ तो जाते हैं, मगर हमेशा के लिए हमारे जहन और दिल में समा जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि जिस तरह इस लड़की की कहानी ने मुझे हैरत ज़दा और दम बखुद कर दिया था, आप भी इस लड़की की कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगे। मेरा नाम मारिया जफर है और मैं बहावलपुर शहर की रहने वाली हूँ। पेशे के एतबार से मैं एक नर्स हूँ और बहावलपुर शहर की एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी सरंजाम देती हूँ। हॉस्पिटल में काम करते हुए मुझे 2 साल गुजर चुके थे और इन 2 सालों में मेरा बहुत से मरीजों से वास्ता पड़ चुका था। ज़्यादातर मरीज ऐसे ही होते थे जिनका बुढ़ापे की वजह से ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका होता था, या फिर ऐसे नौजवान लड़के जो ज़्यादा नशे की आदत की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते थे। और कुछ तादाद ऐसे अफराद की भी होती थी जो कि बचपन से ही पैदाइशी तौर पर ही ज़हनी माजूर पैदा होते हैं। मगर फिर एक दिन वार्ड में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। मैंने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली तो मालूम हुआ कि इसका नाम राबिया है। उम्र 28 साल है और तालीम बीए है। लड़की की तालीम के बारे में सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर फौरी तौर पर घर वालों से इस बारे में पूछना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैं खामोश रही। उस लड़की की ज़हनी हालत काफ़ी ख़राब थी। हर वक्त बिखरे बालों के साथ वो या तो बुलंद आवाज़ में कहके लगाती रहती थी या फिर ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देती थी। अपने कपड़े फाड़ती और तो और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश भी करती थी। राबिया की ये हालत देखकर और उसकी तालीम देखकर मुझे पहला ख्याल यही आया था कि यकीनन ये यूनिवर्सिटी की तालिबा होगी और वहीं से इसे नशे की लत लग गई होगी और नशे ने इसकी ये हालत कर दी है। उसका इलाज शुरू हो चुका था और उसे वार्ड में दाखिल कर लिया गया था। घर वालों में से सिर्फ एक फर्द को वहां ठहरने की इजाज़त थी और रात को उसे भी घर भेज दिया जाता, क्योंकि मेंटल वार्ड के मरीजों की तमाम जिम्मेदारी स्टाफ पर ही थी। उनको खाना खिलाना और दवा खिलाना भी। ऐसे मरीजों की दवा में नींद की दवा ज्यादातर शामिल रखी जाती है ताकि वो सुकून से सोएं और उनके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके। इसलिए वार्ड में दाखिल होने के बाद वो लड़की ज्यादातर सोई ही रहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती वो फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। उस लड़की राबिया को वार्ड में दाखिल हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। वार्ड में बहुत रश होने की वजह से मैंने उसके घर वालों को रोजाना आने से मना कर दिया था और उन्हें कहा था कि आप 2-3 दिन के बाद आकर मरीज से मिल लिया करें, क्योंकि उनका टोटल ख्याल तो हमने ही रखना होता है। आपका फ़ोन नंबर हमारे पास है, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ गई तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। इसलिए मेरे कहने पर ही राबिया के घर वाले अब 2-3 दिन बाद उससे मिलने के लिए आते थे। इस बार जब राबिया के घर वाले उससे मिलने के लिए आए तो आने वालों में एक लड़की भी थी जो कि शक्ल सूरत से राबिया की ही बहन लग रही थी। मैंने उससे पूछ भी लिया कि क्या आप राबिया की बहन हैं, तो उसने अफसरदगी से सर हिला दिया। मैंने उसे कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। वो कहने लगी हाँ क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि राबिया की ये हालत किस वजह से हुई है। तो वो लड़की खामोश नजरों से राबिया की तरफ देखने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। जब वो खामोश रही तो मैंने अगला सवाल किया और कहा कि क्या राबिया को यूनिवर्सिटी से नशे की लत लगी है। मैंने ये अंदाज़ा इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तादाद ऐसे ही मरीजों की है। तो वो कहने लगी नहीं, राबिया को नशे की लत नहीं लगी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राबिया का ज़हनी तवाज़ुन ही बिगड़ गया। मैंने तजस्सुस के मारे अगला सवाल किया तो राबिया की बहन अपनी आंखें पूछते हुए कहने लगी, ये मकाफात अमल है, हमारी बहन मकाफात अमल के घेरे में आ गई है। फिर वो मध्यम आवाज़ में बताने लगी कि राबिया बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ये बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, हर क्लास में अव्वल आती थी और अपनी इसी जहानत की वजह से ये घर भर की लाडली थी।
खास तौर पर हमारे अब्बा की तो इसमें जान बसती थी। राबिया ने FSC के एग्जाम दिए तो इसने पूरे जिले में टॉप किया। अम्मा अब्बा उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। मोहल्ले भर के और खानदान के लोग हमें मुबारकबादें देने आ रहे थे और इसी खुशी में राबिया ने अब्बा से मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी और अब्बा ने भी खुशी खुशी उसे मोबाइल फोन लेकर दे दिया। मगर यहीं से उसी दिन से हमारी बदकिस्मती शुरू हो गई। हम सब बहुत खुश थे, इस बात से बेखबर कि हमने अपनी बहन को मोबाइल लेकर नहीं दिया, उसके हाथ में आला कत्ल थमा दिया है। खुशी का वो पल गुजरा, सब अपनी अपनी जिंदगियों में दोबारा से मगन हो गए। हम बहुत देर तक इस बात से बेखबर रहे कि राबिया अपने फोन पर किस तरह की मसरूफियत में मगन है और क्या कर रही है, क्योंकि हम सबको उस पर अंधा एतमाद था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी कोई ऐसा गलत काम भी कर सकती है। उसको फोन लिए भी तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। मैं और राबिया एक ही कमरे में होते थे। मुझे रात को जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए बहुत देर तक तो मैं ये जान ही ना सकी कि राबिया की जात में क्या तब्दीली आ रही है। एक रात जब आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने राबिया को मोबाइल में मसरूफ पाया और फिर उस पर नजर रखने के लिए मैं अक्सर ही रात को जागने लगी तो मैंने देखा कि ये तो आधी आधी रात तक मोबाइल पर मसरूफ रहती है। मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी। जब मैंने राबिया से इस मामले में बात पुरस की तो उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि आप भी ये ले मोबाइल पड़ा है, आप खुद देख लें, मैं कोई भी गलत काम नहीं करती। और जब मैंने देखा तो राबिया ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अकाउंट बना रखे थे और तो और उसने गैर मर्दों से दोस्ती कर रखी थी और उनसे बेतकल्लुफी से गुफ्तगू भी करती थी। मेरे समझाने पर भी उसको जरा बराबर फर्क न पड़ा, बल्कि वो लापरवाही से कहने लगी कि ये सब फेसबुक फ्रेंड है, इनसे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैंने उसको लाख समझाया कि बेशक ये लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मगर ये गैर मर्दों से गुफ्तगू एक तो हमारे मजहब में भी नाजायज है और दूसरा तुम्हारे बात करने से किसी शख्स के दिल में क्या ख्याल जन्म ले रहे हैं, क्या तुम ये जानती हो? मेरी इस बात के जवाब में राबिया तन कर बोली कि अगले बंदे के दिल में क्या ख्याल जन्म ले रहे हैं, इसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। खैर, राबिया की खुदसरी और जिद्दी तबीयत के आगे मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। मेरी और राबिया की इस बातचीत को 2 से 4 माह गुजरे होंगे कि अचानक से राबिया परेशान रहने लगी और तो और अब वो रात को देर तक मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती थी। यूँ तो ये मुस्बत तब्दीली थी, मैं इस बात पर खुश भी हो रही थी मगर इस बात पर फिक्रमंद भी थी कि कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं। पहले तो मैंने इग्नोर किया, ये सोचकर कि अगर मुझसे शेयर करने वाली बात होती तो वो यकीनन कर लेती, लेकिन अगर वो मुझसे शेयर नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो मुझसे पर्दा रखना चाहती है। मगर मेरी बहन थी और थी भी मुझसे छोटी, मैं ज़्यादा देर तक उसे परेशानी की हालत में ना देख सकी। और फिर आखिर एक दिन मैंने खुद ही पूछ लिया कि क्या बात है राबिया, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो, हर वक्त उलझी उलझी सी रहती हो, सब खैर तो है ना? पहले तो वो मुझे टालती रही, मगर मेरे बेजा इसरार करने पर फिर राबिया ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे अपना फोन दिखाया और उस पर काशिफ नामी एक लड़के से की गई चैट दिखाई। राबिया ने बताया कि वो और काशिफ तकरीबन 2 साल से फेसबुक फ्रेंड है और आपस में बहुत बेतकल्लुफ दोस्त हैं। इस चैट में वो राबिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और राबिया भी उसका मुस्बत जवाब दे रही थी। मैंने हैरत से राबिया के चेहरे की तरफ देखा और उससे सवाल किया कि जब तुम जानती हो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम किसी के साथ मंसूब हो, तो फिर तुमने इस लड़के की पेशरफ का मुस्बत जवाब क्यों दिया? क्योंकि राबिया तकरीबन 2 साल पहले ही हमारे खालाजाद के साथ मंसूब हो चुकी थी। तो जानते हैं राबिया ने मुझे इस बात का क्या जवाब दिया? वो कहने लगी कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, उस लड़के के साथ वक्त पास कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि जब लड़के मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे किसी की तारीफ करते हैं, क्या कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। बस ये देखने के लिए मैंने काशिफ की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ा दिया और काशिफ तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। काशिफ इसी शहर का रहने वाला था और 3 बहनों का इकलौता भाई था। राबिया ने उसे कहा कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो और कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो और फिर हमारे घर रिश्ता भेजना।
मैं अपने माँ बाप को राजी कर लूंगी। दूसरी तरफ काशिफ, वो दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ जगह पर अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था। और तो और उसने अपनी माँ को अपनी फुफ्फुज़ाद से रिश्ता तय करने से भी साफ इनकार कर दिया था। फेसबुक की चैट में ही उसने बताया कि उसके घर में इस बात पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है क्योंकि काशिफ के माँ बाप उसके फूफो को इनकार नहीं करना चाहते थे, मगर काशिफ की जिद के आगे वो बेबस हो गए और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जिस पर उनके खानदान में दरार पड़ गई। तकरीबन 2 से 3 माह की कोशिशों के बाद काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। अब काशिफ राबिया से ये पूछने लगा कि वो कब रिश्ता लेकर उसके घर आए। अब राबिया परेशानी का शिकार थी, मजीद इस बात को टाल भी नहीं सकती थी और छुपा भी नहीं सकती थी। आखिरकार उसे काशिफ को ये हकीकत बतानी ही पड़ी कि वो तो पहले से मंगनी शुदा है, वो तो 2 साल से अपने खालाजाद के साथ मंसूब है। राबिया की ये बात सुनकर काशिफ गंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि 2-2.5 साल तक राबिया उसके जज्बात के साथ खेलती रही। राबिया ने उसकी मोहब्बत को खिलौना बना दिया। सब कुछ जानते बूझते हुए भी राबिया उसके साथ खिलवाड़ करती रही। वो शख्स ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाया। राबिया की हकीकत बताने पर वो इस कदर टूट चुका था और दिल बर्दाश्ता हो चुका था कि उसने राबिया को आखिरी मैसेज ये किया कि अगर ये हकीकत हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। जिस बातचीत को राबिया ने मजाक में शुरू किया था और जिस मोहब्बत को राबिया खेल समझ रही थी, उसने ये समझा कि वो इनकार करेगी, 2-4 दिन रो पीट कर काशिफ अपनी राह हो जाएगा और वो अपनी राह हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जानती हैं क्या हुआ? राबिया की बहन ने कुछ पल रुक कर मुझसे सवाल किया। मैं जो सांस रोके हैरत ज़दा आंखें खोले ये कहानी सुन रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, क्या उस लड़के ने वाकई खुदकुशी कर ली थी? राबिया की बहन ने अफसोसगी से अपने सर को झुका लिया और कहने लगी, हाँ, उस लड़के ने वाकई खुदकुशी कर ली। राबिया जो अब तक इस बात को मजाक समझ रही थी, अब उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। 3 बहनों के इकलौते भाई ने राबिया की खातिर खुदकुशी कर ली। वो लड़का जिस पर उसके माँ बाप ने उम्मीदें बांधी हुई थी, वो बहनें जो अपने भाई के जवान होने का इंतजार कर रही थीं, वो सब धाड़े मार मार कर बैन कर रहे थे और सब राबिया को बद्दुआएं दे रही थी क्योंकि काशिफ किसी लड़की से मोहब्बत करता है। इसके घर में सभी ये बात जानते थे क्योंकि वो अपनी फूफो की बेटी के रिश्ते के लिए इनकार कर चुका था। तभी उसने अपने घर में बता दिया था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। काशिफ की बहनों ने उसके जनाजे की वीडियो बनाकर साथ में राबिया की चैट के स्क्रीनशॉट लगाकर इंटरनेट पर शेयर कर दी। फिर क्या था, एक तूफान उठ गया। लोगों ने राबिया को खूब बुरा भला कहा। किसी ने उसे कमेंट बॉक्स में 2 नंबर औरत कहा तो किसी ने संग दिल और पत्थर दिल कहा, और तो और लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये जिंदा क्यों है, इसे भी मर जाना चाहिए, इसे तो शर्म से मर जाना चाहिए। राबिया ये सब कुछ देख ना पाई। उसने इस वाक़े के फौरन बाद अब सोशल मीडिया से अपने तमाम अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। सोशल मीडिया पर यह बात फैली तो मेरी खाला यानी राबिया के ससुराल में भी ये बात पहुंच गई और अगले दिन खाला ने आकर राबिया को और मेरे माँ बाप को खूब बुरा भला कहा और इस मंगनी को भी ख़त्म कर गई। खुद राबिया ने तो अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए थे, मगर इस मसले का ये हल नहीं था। अब राबिया को पछतावे ने आ लिया था। काशिफ के साथ खेले गए इस खेल का असर अब राबिया की अपनी जिंदगी पर भी हो रहा था, क्योंकि काशिफ से बातचीत करते हुए आखिर तक उसने कभी सोचा ही नहीं था कि काशिफ उसकी खातिर खुदकुशी भी कर सकता है या मामला इस हद तक भी खराब हो सकता है। उसने ये कभी सोचा ही नहीं था। मेरे माँ बाप बहन भाइयों ने भी राबिया को खूब जलील किया। सबने उस पर लानतें भेजी कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। अब राबिया को हर तरफ से नफरत का सामना करना पड़ रहा था। राबिया जो पहले ही दिल बर्दाश्ता थी और बुरी तरह से पछतावे का शिकार थी, वो और ज्यादा परेशान हो गई। एक शख्स उसके मजाक की वजह से ये दुनिया छोड़ गया था। उसके घर वाले अब बेआसरा थे। उसकी माँ और बहनें राबिया को बद्दुआएं दे रही थी। ये ख्याल अब राबिया को रातों को सोने नहीं देता था। सारा दिन वो परेशानी के आलम में गुजारती और जैसे ही रात को सोती तो चीख मारकर उठ बैठती। सोते में उसे ड्रामे ख्वाब आने लगे। दिन की परेशानी और रातों की बेख्वाबी और टेंशन ने आखिरकार कई दिनों बाद अपना असर दिखाया। अब रात को राबिया को हिवले भी नजर आने लगे थे।
उसे लगता कि काशिफ उससे बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा और उसी परेशानी ने आहिस्ता आहिस्ता उसको इस हॉल में पहुंचा दिया है। राबिया की बहन ने दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ करते हुए राबिया की तरफ इशारा किया, जो कि घुटनों में सर छुपाए अब हिचकियों के साथ रो रही थी। मैंने भी अपनी नम आंखों को साफ किया और राबिया के चेहरे की तरफ देखते हुए सोचने लगी कि आज तक हम ये सुनते आए थे कि ये मोबाइल एक फितना है, मगर आज इस मोबाइल की बदौलत ही फैले हुए एक फितने को और फिर इस फितने की बदौलत 2 घरों को बर्बाद होते हुए आज मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। इसलिए कहते हैं कि बेशक मोबाइल एक बहुत ही कारआमद चीज है, मगर किसी भी चीज का बेजा और गलत इस्तेमाल आपको एक न एक दिन पछताने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि मोबाइल पर मौजूद हर चीज को आप एक क्लिक से खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फितना आपकी जिंदगी में दाखिल हो गया तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा, जैसे राबिया के हाथ से निकल गया था। इस वाकये को 6 माह का अरसा गुजर चुका है। राबिया अब भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, वो के अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है, मगर अब भी वो कभी कभी अचानक अपने बेड से उठकर भागती है और किसी भी शख्स को पीछे से जाकर काशिफ कहकर पुकारती है और फिर उस शख्स का चेहरा देखने के बाद मायूसी का शिकार हो जाती है और वापस अपनी जगह पर आ बैठती है। धीरे धीरे उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो रहा है, मगर अभी भी उसमें बहुत वक्त लगेगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।